आज हम देखते हैं मोंटेल्स थ्योरम और मोंटेल कैथेडरी थ्योरम। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। लेट आर्टिस्टिक एफ बी द फैमिली ऑफ ऑल एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड इन द रीजन जी। मतलब रीजन जी में जितने भी एनालिटिक फंक्शन होंगे उनकी फैमिली ले लिए एफ दैट डू नॉट एज्यूम द वैल्यू 0 1। और वो जो एनालिटिक फंक्शन है वो 0 और 1 पे वैल्यू नहीं रखते हैं। देन एफ इज द नॉर्मल इन सी। सी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। तो क्या बताना है? एफ जो है ये जो फैमिली ऑफ एनालिटिक फंक्शन है उसको नॉर्मल बताना है सी पे। सी कहाँ पे? जी और सी इन्फिनिटी। ये सी कांस्टेंट कौन सा है? जो हमने इसके पहले स्कॉटकी थ्योरम में जो सी पढ़ा था वही सी था। अब आते हैं इसके प्रूफ में। तो हम ले लेते हैं चूज अ पॉइंट z0 इन जी। हम क्या किए? एक पॉइंट z0 कहाँ पे? रीजन जी में, एंड कीप इट फिक्स, और इसको फिक्स रख दिए। अब हम क्या करते हैं? एफ जो है जितने भी एनालिटिक फंक्शन है उनकी फैमिली है, उसी फैमिली में से दो फैमिली को ले लिए जी और एच को, आर्टिस्टिक जी और आर्टिस्टिक एच को। और उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? आर्टिस्टिक जी इज इक्वल टू स्मॉल एफ बिलोंग टू कैपिटल एफ। और क्या बोल रहे हैं कि z0 पॉइंट पे जो फंक्शन का मॉड है लेस देन इक्वल टू 1। और अब h दूसरी फैमिली ले लिए, वहां पे भी f जो है बिलोंग करता है कैपिटल f में, और जो z0 पॉइंट पे जो फंक्शन का जो मॉड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और हम लोग g और h को कहाँ से ले रहे हैं? ये जो फैमिली ऑफ एनालिटिक फंक्शन था उसी में से ले रहे थे, इसलिए g और h का यूनियन क्या आएगा? f के बराबर आएगा। अब हम आते हैं, अब हमको इसमें प्रूफ क्या करना है? f इज नॉर्मल इन जी सी जी इन्फिनिटी। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम लेंगे वी नाउ शो दैट। अब इसको यहां से देखते हैं। हम इसमें प्रूफ करने के लिए क्या बताएंगे? g नॉर्मल होगा h में और h नॉर्मल होगा कहाँ पे? ये जो प्रूफ वाला है ना जी सी इन्फिनिटी, उसमें हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं? वी नाउ शो दैट g इज नॉर्मल इन h। ये देखिए g, इसको ऐसे बना लेते हैं g नॉर्मल इन h। तो h को एच जी सी एंड h। अब ये h जो है h इज नॉर्मल इन सी जी सी इन्फिनिटी। तो पहले g को h में बताएंगे और h को फिर यहाँ पे नॉर्मल बताएंगे। अब हम इसको पहला एक एक करके लेंगे। पहले g को नॉर्मल बताएंगे, फिर h को नॉर्मल बताएंगे। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं, नोट दैट बाय कंसीडरिंग द सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। हम क्या करते हैं? कांस्टेंट फंक्शन का एक सीक्वेंस लेते हैं एफ एन, कहाँ पे? h में, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करते हैं? एफ एन जेड इक्वल टू एन फॉर ऑल जेड जी। जो z के ऊपर अगर हम एक एफ एन जेड फंक्शन डिफाइन करें, z कहाँ पे? g में, तो n के बराबर होता है। वी दैट एफ एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये डायग्राम मैंने बनाया है, पहले एक्सप्लेन करती हूँ फिर डायग्राम से समझाती हूँ। अब यहाँ पे जैसा मैंने पहले ही बताया कि हम एक एक करके प्रूव करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? जी को नॉर्मल करते हैं h में, फिर h को नॉर्मल करेंगे जी सी इन्फिनिटी में। तो पहले हम ले लेते हैं टू शो दैट g इक्वल टू, अब हमको g को नॉर्मल बताना है, तो टू शो दैट g इज नॉर्मल इन h। तो g को हमने क्या डिफाइन किया था? आर्टिस्टिक f बिलोंग f बिलोंग आर्टिस्टिक f मॉड f ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू 1। अब आते हैं, हमको पता है कि मोंटेल थ्योरम हमको एक रिजल्ट देता है, इन्वोक मोंटेल्स थ्योरम, इट इज जस्ट सफिशिएंट टू शो दैट जी इज लोकली बाउंडेड। मतलब इसको जी को एच में नॉर्मल बताने के लिए अगर हम जी को लोकली बाउंडेड बता देंगे तो उतना सफिशिएंट होगा ये बताने के लिए कि जी जो है इज नॉर्मल इन एच। तो अब हम इसके प्रूफ में आते हैं। तो हम क्या करते हैं? लेट एक जो हमारा जी रीजन था उसमें हम एक एलिमेंट ए ले लेते हैं और ए को क्या ले लिए? वो आर्बिट्री है। एंड लेट हम क्या करिए? गामा बी अ कर्व इन अ जी। और क्या करते हैं? गामा कर्व लेते हैं, किसमें? जी में ही लेते हैं, फ्रॉम जेड टू ए। तो अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर हमारे पास रीजन तो था ही, जैसे मैंने डायग्राम को फिर से समझाऊंगी, पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। हम क्या करते हैं? कर्व बनाते हैं। कर्व कहाँ पे लेते हैं? रीजन जी में। और वो कर्व की लेंथ कितनी? z0 से ए तक लेते हैं। कहाँ पे? हम यहाँ जैसे ए को आर्बिट्री ले रहे हैं और हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे लेट गामा एक कर्व ले रहे हैं। तो हम कर्व बनाएंगे रीजन जी में, और कर्व कहाँ से कहाँ तक? z0 से लेके हमने लिखा है z0 टू ए। अब हम मान लेते हैं सपोज d0 d1 d2 एंड सो ऑन dn बी डिस्क इन जी। अब हम क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे डिस्क बना लिए, d0 d1 d2 कहाँ तक? dn तक, कहाँ पे? g में। और सबके सेंटर को इन जी विथ सेंटर z0 z1 z2 एंड सो ऑन zn। और सेंटर उसके ले लिए z0 z1 कहाँ तक? zn। और zn को हमने शुरू कहाँ से किया था?
Z0 सर खत्म कहाँ पे होगा DN में, तो DN का सेंटर ZN, लेकिन हमने पॉइंट कहाँ तक लिया था Z0 से A, तो ये ZN बराबर A रिस्पेक्टिवली ऑन गामा, ये सब एक के बाद एक गामा में बनते जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, डायग्राम को देखिए, ये देखो मैंने एक कर्व बना लिया, कहाँ पे रीजन G में। ये क्या कर्व कौन सा है, गामा कर्व है। देखो मैंने यहाँ पे एक डिस्क बनाया D0, दूसरा डिस्क बनाया D1, फिर D2 एंड सो ऑन, और कहाँ तक ये देखिए लास्ट यहाँ पे DN बनाया है, और DN और उसका DN का सेंटर है D0 का सेंटर Z0, D1 का सेंटर Z1, D2 का सेंटर Z2, और सब एक दूसरे के अंदर कंटेन हो रहा है। D0 किसके अंदर, D1 के अंदर, D1 किसके अंदर, D2 के अंदर, और यही प्रोसीजर जो है आगे बढ़ते जा रहा है। फिर अब हम आगे देखते हैं इसमें, तो हमने यहाँ तक पूरा ले लिया। अब उसके बाद लेते हैं देन डिस्क आर सो कंस्ट्रक्टेड, किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ZK-1 एंड ZK, मतलब ZK-1 किसका सेंटर होगा, डिस्क DK-1 का, और ZK किसका सेंटर होगा, डिस्क DK का, और साथ में जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया कि सब एक दूसरे के अंदर कंटेन हो रहे हैं, तो वही लिखा है DK-1 इंटरसेक्शन DK, जहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू K लेस देन इक्वल टू N। हमने DN तक डिस्क लिया था, तो ये ले लिए उसकी लिमिट। यहाँ पे 1 से चालू करेंगे, 1 रखेंगे तो D-1, तो D0 से चालू हो रहा है, तो ये इसकी लिमिट ले लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं एज्यूम दैट D बार K सबसेट है G में। तो मतलब अभी हम लोग जो डिस्क ले रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग उसका एक क्लोज्ड डिस्क DK बार ले लिए, जो कहाँ पे है, G के अंदर है, फॉर 1 लेस देन इक्वल टू K लेस देन इक्वल टू N। अब हम इसमें क्या करते हैं, नाउ अप्लाई स्कॉटकी थ्योरम टू डू देयर इज अ कांस्टेंट सच दैट। तो हम यहाँ पर स्कॉटकी थ्योरम अप्लाई करते हैं। स्कॉटकी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास 2 पॉइंट अल्फा बीटा थे, और वो कहाँ पे थे, कांस्टेंट C पे ले लिए थे, C अल्फा बीटा, और हमारे पास F क्या था, एक एनालिटिक फंक्शन था, और हमने वहाँ पे क्या प्रूव किया था कि मॉड F ऑफ Z जो था वो लेस देन इक्वल टू C अल्फा बीटा से, जो भी कांस्टेंट C था उससे छोटा था। तो अब यहाँ पर हम उसी स्कॉटकी थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले स्कॉटकी थ्योरम ले लेते हैं। तो स्कॉटकी थ्योरम से क्या हो जाएगा, मॉड, अब हम मॉड F ऑफ Z लेस देन इक्वल टू C0, जहाँ पे Z कहाँ बिलोंग कर रहा है, D0 में। पहले हम D0 की बात करते हैं, तो D0 में हमने Z लिया, और F तो पता ही है F कहाँ है, G में। तो वी नोट दैट, यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि D0 जो है के अंदर सेंटर क्या है, Z0, और वहाँ पे कांस्टेंट हम C0 लेंगे। फिर अगले में D1 में जाते हैं, D1 का सेंटर Z1 है, वहाँ पे कांस्टेंट हम C1 ले लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम D2 में जाएंगे, तो उसका सेंटर क्या है, Z2 है, और उसमें कांस्टेंट हम क्या ले लेते हैं, C2 ले लेते हैं। मतलब सबके लिए एक एक कांस्टेंट लेते जाते हैं। तो उस फंक्शन को जैसे यहाँ पे मॉड F ऑफ Z लेस देन इक्वल टू C0 है, वैसे ये किससे लेस देन होगा, C1 से, फिर लेस देन होगा C2 से, लेस देन होगा C3 से। मतलब सारे जो डिस्क है वो क्या हो रहा है, बाउंडेड हो रहा है। C हम कांस्टेंट ले रहे हैं यहाँ पे, C1 C2 C0, तो सारे डिस्क जो यहाँ पे बाउंडेड होते जा रहे हैं। तो अब उसी को आगे देखते हैं हम। वी नोटिस दैट इफ D0 इक्वल टू BZ0R, हम क्या मान लिए, यदि डिस्क D0 जो हम लिए थे ना, उसको एक बॉल में ले लिए BZ0R, जिसका सेंटर Z0 और रेडियस R, और हम क्या मान रहे हैं, ये जो हमने इसका रेडियस R लिया है, वो जो है एक दूसरा R ले लिए जो स्मॉल r से बड़ा है। इन सच दैट कैसे ले रहे हैं कि अगर इसका हम क्लोजर ले लें, B बार Z0 जो है वो सबसेट कहाँ पे ले लिए, G में ले लिए। तो बाय स्कॉटकी थ्योरम वी हैव मॉड F ऑफ Z लेस देन इक्वल टू C अल्फा बीटा। ये तो स्कॉटकी थ्योरम तो हमें पहले से ही पता है, तो स्कॉटकी थ्योरम को अप्लाई कर लिए व्हेन एवर B इज चूजन इन सच अ वे। और बीटा को कैसे चूज कर रहे हैं, जब R लेस देन इक्वल टू बीटा R इन पर्टिकुलर। अब जैसे पहले हमने लिया था वैसे ही मॉड F ऑफ Z लेस देन इक्वल टू C0, तो इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ाते जाएंगे तो C0 के बाद C1 C2 C3 C4 आगे मिलते जाएगा। स्कॉटकी थ्योरम गिवन दैट G इज यूनिफॉर्मली बॉन्डेड, मतलब सारे डिस्क के लिए एक एक कांस्टेंट मिलते जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे क्या हो गए, यूनिफॉर्मली बॉन्डेड हो गए। D1 के लिए D0 के लिए C0 मिला, D1 के लिए C1 मिला, D2 के लिए C2 मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जितने भी डिस्क है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड, कहाँ पे देखिए लिखा यूनिफॉर्मली बाउंडेड बाय कांस्टेंट C1 ऑन D1। ये देखिए C0 कहाँ पे, D0 में, तो C1 कहाँ पे, D1 में। यही प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसीजर वी हैव दैट G इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन D1 सिंस। अब जैसे ही वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड हुआ, इसका मतलब वो लोकली
बाउंडेड हो जाता है। तो इसको भी देख लेते हैं। सिंस हमने पहले लिया था ए कहाँ पे, जी में, वो क्या था, आर्बिट्रेट था। इट फॉलोज दैट जी इज लोकली बाउंडेड। इसका मतलब क्या हुआ, जी वहां से लोकली बाउंडेड हो जाएगा। हेंस बाय मोंटेल थ्योरम, जैसा कि हमने पहले ही लिखा था, मोंटेल थ्योरम से जैसे ही वो लोकली बाउंडेड आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो ये प्रूफ हो गया, जी इज नॉर्मल इन एच जी। अब आते हैं केस सेकंड में। केस सेकंड में क्या बताना है, एच को नॉर्मल बताना है, किसमें, सी जी इन्फिनिटी में। नेक्स्ट वी कंसीडर टू प्रूव दैट एच नॉर्मल इन सी जी इन्फिनिटी। नेक्स्ट वी कंसीडर, अब हम एच को डिफाइन करते हैं। तो एच को हमने कैसा डिफाइन किया था, एफ बिलोंग कैपिटल एफ, मॉड एफ ऑफ जेड जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया था। लेट एफ कहाँ पे है, एच में है। देन 1 अपॉन एफ इज एनालिटिक ऑन जी बिकॉज एफ नेवर वेनिशेस। अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, हमको तो पता ही एफ कहाँ पे, एच में वो एनालिटिक फंक्शन है, तो उसी की सहायता से हम क्या मान लेते हैं कि 1 अपॉन एफ भी क्या होगा, एनालिटिक होगा ऑन जी। क्यों, क्योंकि एफ जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। ऑल्सो 1 अपॉन एफ नेवर एज्यूम द वैल्यू 1। क्यों ले रहे हैं इसको, क्योंकि हमने 0 को और 1 पे बताया कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या मान लेंगे कि 1 अपॉन एफ भी जो है वो 1 पे वैल्यू नहीं रखेगा। तो मोर ओवर, तो अब हम इसको कैसे ले लेते हैं, जैसे कि हमने पहले क्या फंक्शन लिया था कि मॉड एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जेड जीरो लेस देन इक्वल टू 1, कहाँ पे लिया था हमने, उसको जी में लिया था। तो वैसे ही अगर हम 1 अपॉन एफ ले तो 1 अपॉन एफ जेड जीरो लेस देन इक्वल टू 1। और ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 अपॉन एफ नेवर एज्यूम द वैल्यू 1। अगर 1 नहीं रखेगा तो क्या रखेगा, उससे छोटा ले सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 अपॉन एफ जेड जीरो लेस देन इक्वल टू एफ। हेंस इफ वी डिफाइन, तो अब हम क्या करते हैं, एच बार क्लोजर ऑफ एच डिफाइन करते हैं कि 1 अपॉन एफ, जहाँ पे एफ कहाँ पे है, एच में। देन वी सी दैट एच बार क्या होगा, सबसेट जी होगा। अब यहाँ पर जी कहाँ था, नॉर्मल था एच में, और हम यहाँ पर एच बार को क्या नॉर्मल लिखेंगे, एच बार भी कहाँ नॉर्मल होगा, एच में। क्यों, क्योंकि हमने लिखा है कि एच बार क्या है, एच बार जो है सबसेट किसका है, जी का। तो अगर जी नॉर्मल है एच में, तो उसका सबसेट क्या होगा, एच बार भी कहाँ नॉर्मल होगा, एच जी में। अब आते हैं आगे। इट फॉलोज दैट, हमने शुरू में एकदम स्टार्टिंग में ही हमने लिखा था कि हम एक सीक्वेंस ले रहे थे कहाँ पे, एच में, तो उसी को हम यहाँ पर फिर से देख रहे हैं। इफ एक सीक्वेंस ले लिया, एन रेंजिंग फ्रॉम 1 to infinity इज अ सीक्वेंस इन एच, देयर इज अ सब सीक्वेंस, तो उसका सब सीक्वेंस ले लिया एफ ऑफ एन के, जहाँ पे एन रेंजिंग फ्रॉम 1 to infinity एंड ऑन एनालिटिक फंक्शन एच, और वो कहाँ पे है, एंड एन एनालिटिक फंक्शन एच डिफाइंड। हम क्या बोल रहे हैं, वो एनालिटिक फंक्शन इज डिफाइंड सच दैट कि 1 अपॉन एन के टेंस टू एच इन एच जी। अब हम यहाँ पे कोरलरी ले रहे हैं। कोरलरी किसका, हॉर्विट्ज थ्योरम का। इसमें क्या बताता है कि इन एफ एन सीक्वेंस एफ एन लेस देन एच जी कन्वर्ज टू एफ इन एच जी एंड इच एफ एन नेवर वेनिशेज ऑन जी, आइदर एफ बराबर 0 और एफ नेवर वेनिशेज। तो हमने, हमारे पास यही कंडीशन है, हमने ही बताया कि हमारा क्या हो रहा है, एफ जो है वो वेनिश नहीं होता है कहाँ पे, जी में। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो एफ 0 होगा या तो एफ नेवर वेनिशेज। तो अब हम वहाँ पे, या तो हमने एफ के लिए हमने मेन थ्योरम लिया, तो हम यहाँ पर एच को के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, आइदर या तो एच 0 होगा या एच नेवर वेनिशेज। इफ अगर हम एच को इक्विवेलेंट टू 0 मान लिए, इट इज इजली टू शो दैट एफ एन जेड टेंस टू इन्फिनिटी। ये कैसे हो, एफ एन जेड टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि 1 अपॉन एफ एन के टेंस टू 0, अगर हम इसको 0 ले रहे हैं तो एफ एन क्या होगा, यहाँ पे हमने यहाँ एफ एन लिखा है तो एफ एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा। और जैसे ही इन्फिनिटी हुआ, यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ जी, ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ जी। इन केस एच नेवर वेनिशेज, अभी हमने 2 केस लिया, एक में क्या लिया, एफ बराबर 0 और नेवर वेनिशेज, तो एच बराबर यहाँ पे 0 ले लिया। अब ये दूसरा जो है ना, और वाला एच नेवर वेनिशेज, तो उसको ले लेते हैं। इन केस एच नेवर वेनिशेज, अगर वो वेनिश नहीं होता है, वी सी दैट 1 अपॉन एच इज एनालिटिक, एनालिटिक होगा। एंड इट फॉलोज, इससे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन के जेड टेंस टू 1 अपॉन एच जेड यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ जी। और ये प्रूफ हो गया। थैंक यू।